सो सबसे पहले तो एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो टर्म है ये किसने दी थी, ठीक है। सो दिस टर्म जेनेटिक्स, इट वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने टर्म जेनेटिक्स दी थी, ठीक है। एंड दिस जेनेटिक, दिस इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है गिव बर्थ, गिव बर्थ, ठीक है। ये जेनो से आया है, जेनो से, GENO, जेनो से ये वर्ड आया गिव बर्थ। तो इसी के बेस पे इसका क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया, ठीक है। अब अगर हम बर्थ की बात करें तो एक सेकंड रुकना भाई, कोई बच्चा तो नहीं है, और हाँ, ओके, ठीक है। तो इसका, इसको जेनो वर्ड से आया जिसका मतलब गिव बर्थ। तो अगर हम बर्थ की बात करें तो जब भी पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, उनसे जब ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि डिफरेंस कैसे हुआ, जैसे कि हाइट में डिफरेंस हो सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो अगर किसी के फादर की हाइट 6 फीट है, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि उसके बच्चे की हाइट भी 6 फीट होगी, वो कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है। आई के कलर में डिफरेंस हो सकता है, उसके साथ साथ हेयर के कलर में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो डिफरेंस आए हैं, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंस आते हैं, दीज डिफरेंस दे आर कॉल्ड एज वेरिएशंस, वेरिएशंस, ठीक है। इन्हीं डिफरेंस को बोला जाता है वेरिएशंस। अब जो ये वेरिएशंस हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। ये क्या होगा भाई, एक जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये ऐसे ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो जो ये वेरिएशन है, जिस प्रोसेस से ये ट्रांसफर होती है, प्रोसेस से जिससे ट्रांसफर होती है, ये ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको बोलते हैं भाई हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है। is the process by which these variations goes from first generation to, yeah, first generation to the next generation is called heredity। and genetics क्या है, जेनेटिक्स में हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में भाई हम वेरिएशन की स्टडी करते हैं, वेरिएशन की ये कौन कौन सी वेरिएशन है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, मतलब कि हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। एंड फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं जो इन वेरिएशन को मॉड्यूलेट करते हैं, जो इन वेरिएशन में चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है भाई जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स जो है वो, जेनेटिक्स की 3 ब्रांच होती है, देयर आर 3 ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। फर्स्ट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद सेकंड होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एंड थर्ड इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, ठीक है। अब अगर अब अगर हम इसमें बात करें तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हमें पढ़ना है यहाँ पे भाई मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। और भाई जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा मैथमेटिकल सा भी है, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बच्चे इससे थोड़ा डरते भी हैं। बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इसके, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में लगभग आप मान के चलो कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो हमारे वो 3 से 4 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे भाई सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। थर्ड जो इसमें हमें पढ़ना है वो लिंकेज का कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, वो सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पार्ट हम साइटोजेनेटिक्स का पढ़ेंगे, साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, मोलिकुलर जेनेटिक्स जो मेजरली कवर होगा, जिसमें हम रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, इसको हम मेजरली कवर करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, एंड थर्ड इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम मेजरली पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कि एक लार्ज स्केल पे जीन्स की जो जीन या एलेलिक फ्रीक्वेंसी वो कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे अप एंड डाउन होते हैं उसमें, वो सब हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स इसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक टर्म है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मेंडल पे बाद में आते हैं, पहले हम अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसी में सबसे पहले जो टर्म आती है वो आता है नेचर ऑफ सेल, कि सेल का नेचर कैसा होगा। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सेल। अब सेल का नेचर में उनके क्रोमोजोम के नंबर पे, क्रोमोजोम के सेट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि देखो, सेल कुड बी मोनोप्लॉइड, सेल कुड बी डिप्लॉइड एंड सेल कुड बी पॉलीप्लॉइड। मैंने जो ये टर्म लिखे यहाँ पे, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड, इनसे मतलब क्या है आपको? ठीक है, इनसे क्या समझते हैं? तो देखो, मोनोप्लॉइड का मतलब है कि उस सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होंगे उन वो सिंगल पेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनका केवल एक ही सेट होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक क्रोमोजोम नंबर 1 है, ठीक है, ये एक क्रोमोजोम नंबर 2 है एंड दिस इज क्रोमोजोम नंबर 3। तो मैं इनको नंबर देता हूँ 1 2 3। तो जो ये क्रोमोजोम है 1 2 3, इनका केवल एक ही सेट प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे क्रोमोजोम के नंबर की बात करें, एक्स इज क्रोमोजोम नंबर है, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 3 ही क्रोमोजोम और 3 क्रोमोजोम का केवल एक सेट प्रेजेंट है। तो ऐसी सेल जिसमें केवल वन सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है मोनोप्लॉइड सेल्स। ठीक है, सेकेंड इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड के केस में क्या होता है भाई? डिप्लॉइड के केस में इन सेल्स में सेम क्रोमोजोम के दो दो सेट प्रेजेंट होंगे। जैसे एक ही एक क्रोमोजोम है, तो ये क्रोमोजोम नंबर 1, क्रोमोजोम नंबर 1, एक ही एक क्रोमोजोम है भाई, दिस इज क्रोमोजोम नंबर 2, क्रोमोजोम नंबर 2, एंड एक और ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम नंबर 3। तो इन दोनों इन तीनों क्रोमोजोम के दो दो सेट दो क्रोमोजोम प्रेजेंट है सेम टाइप के। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, दो सेट प्रेजेंट है। तो हमारा यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6। ठीक है, और कितने सेट हो जाएंगे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे दो सेट प्रेजेंट है। अब अगर जेनेटिक्स में आप कभी भी क्वेश्चन करोगे और उसमें प्लॉइडी आपको नहीं गिवन है, अगर आपको बता नहीं रखा कि भाई वो डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको ही लेके चलोगे, इसी को अज्यूम करके चलोगे कि बाय डिफॉल्ट हम एक डिप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी में कैसा होगा? पॉलीप्लॉइडी में भाई देखो, पॉलीप्लॉइडी मतलब दो से ज्यादा सेट हो। वो भाई 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है, एटसेट्रा, ऐसे हो सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें जैसे ये सेल है, तो सेल में अंदर फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, तो इसके अगर वो ट्रिप्लोइड है, तो ट्रिप्लोइड में उसमें कितने सेट प्रेजेंट होंगे? 3 सेट प्रेजेंट होंगे सेम क्रोमोजोम के। ठीक है, एक ये, फिर एक मैंने ये बना लिया, और एक मैं यहां बना देता हूं ये वाला। ठीक है, दिस इज क्रोमोजोम नंबर 1 2 एंड क्रोमोजोम नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा जो 3x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दिस इज 9। नो क्रोमोजोम है यहाँ। और कितने सेट है भाई क्रोमोजोम्स के? यहाँ पे 3 सेट है क्रोमोजोम के, 3 सेट। ठीक है, बट डिप्लॉइड कंडीशन जो है हम उसको बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि यही है हमारी। ठीक है,
तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें और मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो ये बात हमेशा याद रखना, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई किसी बैक्टीरिया कोई मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करेगा तो नहीं करेगा, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हमेशा कौन फॉलो करते हैं भाई, वो यूकैरियोट फॉलो करते हैं। और यूकैरियोट्स में भी मेनली कौन, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जिनमें बेसिकली मियोसिस होता है, मियोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना। तो इसका मतलब ये किस में होगा, देखो या तो होगा जब सेल क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, सेक्सुअली, ये थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, जैसे या तो इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी, इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी हो, जिसमें मतलब सेल के अंदर या तो 2x हो सेट, या फिर 4x हो, या फिर 6x नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, इनके अंदर केवल ये मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो हो सकती है। ठीक है, अब अगर इसी में बात करें, अगर हम एक डिप्लॉयड सेल की मैं बात करूं, तो डिप्लॉयड सेल को आपने ये टर्म भी जरूर सुनी होगी, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इससे क्या मतलब भाई, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से, देखो एक सेल मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे, ये मैंने एक सेल बनाई यहाँ पे। ठीक है, इस सेल के अंदर हमारे ये 2 क्रोमोसोम है भाई। ठीक है, मैं इस सेल को मैं बाय डिफॉल्ट क्या मान रहा हूं, दिस सेल इज डिप्लॉयड। जब कभी भी ना बोला जाए तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, डिप्लॉयड सेल है। तो मैंने ये 2 क्रोमोसोम बना दिए इस तरीके से, एक सेट ये और एक सेट ये। ठीक है, तो जो ये पेयरिंग जिनके अंदर हो रखी है, जो ये सेम टाइप की क्रोमोसोम है, इनको हम बोलते हैं दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे ये भी एक होमोलोगस पेयर है, दिस इज आल्सो होमोलोगस क्रोमोसोम। बट अगर डिफरेंट हम क्रोमोसोम को कंपेयर कर रहे हैं, उनका पेयर बनाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे दे आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। से ये दोनों जो होंगे, ये क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम की बात करूंगा मैं, सो दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आपने ये भी पढ़ा था, मैंने जो आपको मियोसिस पढ़ाया था, कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होती है, और नॉन होमोलोगस के बीच में इनमें नो पेयरिंग, इनके अंदर कोई भी पेयरिंग नहीं होती। अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इस क्रोमोसोम पे हम जब जीन स्टडी करते हैं, तो जीन एक पर्टिकुलरली साइट पे होता है इसकी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई हाइट का जीन है प्लांट के अंदर, वो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस साइट पे वो प्रेजेंट होता है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं उसका लोकस। ठीक है, उसको बोला जाता है उसका लोकस। सो पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। मैं इसको यहां लिख देता हूं, पोजीशन, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं लोकस। ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये आर जीन है। ठीक है, ये स्मॉल आर जीन है, और एंड these both the genes they are present at the same locus on the same homologous chromosome। ठीक है, अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसकी एक कॉपी होगी और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसकी दूसरी कॉपी होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें यहाँ पे ये आर कॉपी थी और ये आर कॉपी है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इसका लोकस।
अब इसके साथ साथ होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ साथ एक और भी टर्म होती है। मैंने बताया कि भाई आपको होमोलोगस क्रोमोजोम में हमेशा क्या होती है भाई, पेयरिंग होती है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, रेयर कंडीशन ऐसे, जिसमें नॉन होमोलोगस जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें भी पेयरिंग होती है, बट दैट पेयरिंग इज द पार्शियल पेयरिंग। उसको वो बहुत पार्शियल पेयरिंग होगी। जैसे कि आप ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमंस में आप देखो तो फीमेल के अंदर जो है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्रोमोजोम, तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे, दीज आर होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, बट अगर सिमिलरली आप मेल के अंदर बात करोगे तो मेल के अंदर भी पेयरिंग होती है, और मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई। बट जो यहां पे पेयरिंग होगी, दिस इज पार्शियल पेयरिंग, ये पार्शियल पेयरिंग हो, यहाँ पे कंप्लीट पेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोजोम जिसमें ये पार्शियल पेयरिंग होती है उनको बोला जाता है होमियोलोगस क्रोमोजोम। इनको बोलेंगे भाई दीज आर होमियोलोगस। मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं, होमियोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोजोम जिनमें पेयरिंग हो, जो सेम हो बिल्कुल, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जो अलग अलग हो, होमियोलोगस क्रोमोजोम जिनमें पार्शियल पेयरिंग हो रही हो। ठीक है, तो मैंने 3 टाइप आपको यहाँ पे बताए। बताओ ये समझ में आया बच्चों? यहां तक बताओ भाई, किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो आपको क्रोमोजोम समझ में आ गए, क्रोमोजोम कैसे होते हैं। अब आते हैं सेकंड, ये बेसिकली हम कवर कर चुके हैं अपने सेल सेल वाली यूनिट में, सेल बायोलॉजी में, पर फिर भी मैं एक बार तो थोड़ा दोबारा बताता हूँ आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड इज, सेकंड जो टर्म है दैट इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। हमने 2 टाइप के सेल डिवीजन पढ़े हैं भाई। 2 टाइप के सेल डिवीजन कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है माइटोसिस, एंड दूसरा हमने पढ़ा है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस, अब हम यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रहे, अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो माइटोसिस जो है, इट अकर्स इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, बट मियोसिस जो डिवीजन है, इट अकर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब हमने यूकैरियोट्स में भी डिवीजन कर लिया जिनमें केवल माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस तो सब में ही होगा, माइटोसिस सब में होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पे। बट मियोसिस जो होता है, मियोसिस केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन में होगा, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इनके अंदर भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होंगे उनमें भी सभी सेल्स के अंदर नहीं होता, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, केवल उन्हीं के अंदर होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना, केवल उन्हीं के अंदर होगा। उन सेल्स को बोला जाता है मियोसाइट्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं भाई मियोसाइट्स। जिनमें मियोसिस होगा उनको बोलेंगे हम मियोसाइट्स। ठीक है, और क्या डिफरेंस इन दोनों में? इन दोनों में देखो एक डिफरेंस ये भी है, इसको हम, इसमें क्या होता है भाई, 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, एंड देन 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में किसका होगा? क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन होगा। होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन होगा। अगर हम इसमें देखो बना के देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोजोम है, फॉर एग्जांपल ये 1 क्रोमोजोम है
और ये सेकंड क्रोमोजोम है, ये पेयरिंग में प्रेजेंट है भाई, ये ऐसे पेयर में प्रेजेंट है 1 1 2 2। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोजोम का नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है डीएनए कंटेंट। तो डीएनए का कंटेंट बढ़ के कैसा हो जाएगा, इसमें इस तरीके से हो जाएगा भाई, ये क्रोमेटिड्स के नंबर बढ़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 1 1 2 2। तो 1 राउंड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन हुआ, फिर इससे दो डॉटर सेल बनेगी, एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये। तो अब किसका सेग्रीगेशन होगा, इन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक सेट है, ये जो एक सेट है, ये वाला और एक ये वाला, ये एक डॉटर सेल में चला जाएगा इस तरीके से। वन टू वन टू, तो यहां पे भी फाइनली कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे यहां पे भी। ठीक है, ये बाद में सेपरेट हो जाएंगे दोनों। तो ये था 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, और यहां पे हुआ है 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें भी जो डॉटर सेल बनी है वो 2n से किसमें बनी है, 2n से 2n ही बनी है दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। एंड ये जो हो सकता है, ये जो माइटोसिस है, इट कैन अकर इन द मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। ये मोनोप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी सब में हो सकता है। ठीक है, इन कंट्रास्ट अगर हम मियोसिस में बात करें, जैसे यहाँ पे 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था और 1 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन हुआ था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर भाई यहाँ पे 1 राउंड तो होगा डीएनए रेप्लिकेशन, एंड उसके बाद 2 राउंड क्या होगा, सेग्रीगेशन। और जैसे 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है तो इसमें क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, जो डॉटर सेल्स बनती है, फाइनली जो डॉटर सेल बनती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। मैंने आपको उसमें सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है। तो इससे कैसे होगा भाई, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ सेल्स होंगी और इससे 4 डॉटर सेल्स बनेंगी यहाँ पे, और चारों के अंदर क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, और जो ये n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इनके अंदर वेरिएशन आएगी, मतलब कि ये जो डॉटर सेल्स बनी है, इनके आपस में भी वेरिएशन होगा, इनके अंदर इनके आपस में भी वेरिएशन होगा, और जो पेरेंट से डॉटर सेल बनी है, यहां पे भी वेरिएशन होगा इनके अंदर, दोनों जगह इसमें क्या होगा भाई, वेरिएशन होगा। और ये वेरिएशन के सोर्स क्या है, इसके सोर्स होते हैं भाई, एक तो क्रॉसिंग ओवर होना, क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होके और क्रॉसिंग ओवर होके ये सारे क्या होते हैं भाई, इनमें वेरिएशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से एक बार सेग्रीगेशन की बात करूं, यहाँ पे जो मैंने बोला था 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन कहां कहां होता है, देखो 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन, तो 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन होगा, एक तो होगा मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर,
और दूसरा जो होगा वो होगा मियोसिस 2 के अंदर, दूसरा मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, मियोसिस 1 में जो होगा ये होगा एनाफेज फेज में, एनाफेज 1, और ये होगा एनाफेज 2 फेज में, एनाफेज 2 की फेज में। ठीक है, और देखो एक करके देखते हैं, यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, ये एक सेल है हमारी। ठीक है, इसमें हमारे एक क्रोमोसोम का पेयर ये है और एक क्रोमोसोम का पेयर ये छोटे वाला बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 1 1 2 2। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहां से भाई आपके बीच बीच से ना क्वेश्चन बनेंगे, जैसे एनाफेज, अब ये एनाफेज बताया ना मैंने, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, इसको सुनते चलो धीरे धीरे। तो देखो सबसे पहले 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो ये क्या हो गई, ऐसे इनकी क्रोमेटिड्स डबल हो गई। ठीक है, 1 1 2 2। अब इनके अंदर क्या होगा भाई, यहीं पे वो स्टेप आता है जहां पे इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी और इसकी क्रोमेटिड्स एक्सचेंज हो जाएंगे जो वेरिएशन कॉज करेंगी, और ये फिर इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंटली जब ये असोर्ट होंगे तो यहाँ पे होगा, ये होगा दिस इज मियोसिस 1, मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में फिर क्या होगा भाई, ये सारे अपने आप को एक होमोलोगस प्लेट पे अरेंज कर लेंगे, होमोलोगस प्लेट पे अरेंज करके फिर माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ेंगे और इनको खींचेंगी। तो ये क्या होगा, इससे दो डॉटर सेल बनेंगी यहाँ पे, अभी दो, इस तरीके से दो सेल्स बनेंगी, जिसके अंदर ये एक ये चला जाएगा क्रोमोजोम। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है, तो असल में अगर हम देखें यहाँ पे, ये मियोसिस 1 का एनाफेज वाला फेज है भाई, यहां से दिस इज एनाफेज 1, एनाफेज 1। तो अगर हम ध्यान से देखें इस एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस एनाफेज 1 में एक्चुअल में यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट हो रहे हैं। देखो ये दोनों क्या थे, होमोलोगस क्रोमोजोम थे ना, ये होमोलोगस पेयर था, ये भी एक होमोलोगस पेयर था, तो ये भी होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस पेयर है। तो इसमें क्या हुआ है, एनाफेज 1 में होमोलोगस पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन हुआ है, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनका यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है। उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ, ये था हमारा फर्स्ट, जो फर्स्ट सेग्रीगेशन, उसके बाद सेकंड सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, सेकंड सेग्रीगेशन होगा, और ये किस में होगा, दिस विल हैपन इन दी मियोसिस 2 में। ठीक है, मियोसिस 2 में, इसमें अब क्या होगा, इसके अंदर अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो जाएंगी, ये ऐसे। इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्चुअल में मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में, यहाँ पे एनाफेज 2 है जो मियोसिस 2 का, इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन हो रहा है, क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको जो याद रखने वाली बात वो ये बात है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेग्रीगेशन की, जो 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन हो रहे हैं, तो 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन किस किस के हो रहे हैं भाई, एक तो मियोसिस 1 में हो रहा है, एक मियोसिस 2 में हो रहा है। और मियोसिस 1 के किस फेज में, एनाफेज में, क्योंकि एनाफेज में तो वो अपार्ट जाते हैं ना, दूर जाते हैं। ऐसे ही मियोसिस 2 में भी एनाफेज में, एनाफेज 2 में अपार्ट जाएंगे, दूर जाएंगे। अब जो मियोसिस 2 में हो रहा है, इसमें यहाँ पे होता है मियोसिस 1 में, दिस इज होमोलोगस क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन।
ठीक है। और मियोसिस 2 में किसका हो रहा है, क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन, क्रोमेटिड्स इनका सेग्रीगेशन। बताओ बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? गुड, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो इसका मतलब मियोसिस हमेशा किस में होगा, मियोसिस मियोसिस विल ऑलवेज अकर इन या तो डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल के अंदर, या फिर इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी में, इवन नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी में, मतलब कि 4x 6x 8x, कभी भी ये ओड नंबर ऑफ पॉलीप्लॉइडी जिसमें जैसे ट्रिप्लॉइड हुआ या पेंटाप्लॉइड, उनके अंदर नहीं हो सकता मियोसिस, क्योंकि वहां पे क्या होगी, होमोलोगस की पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। और जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर दी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये मियोसिस हो रहा है। ठीक है। देखो जैसे कि मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें कॉल करने का भी ऑप्शन है, नहीं उसमें बाद में करेंगे। हाँ मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि भाई मेंडेलियन जेनेटिक्स को इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। मैं लिखा क्वेश्चन, मेंडेलियन जेनेटिक्स will not be applicable for which of the following। मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया भाई आपको जाइगोमाइसिटीज, फर्स्ट इज जाइगोमाइसिटीज, ये फंजाई है भाई। ठीक है। जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एंड फोर्थ इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आर दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने बताया था कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होगी वो केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक है उनमें। अब भाई फंजाई तो यूकैरियोटिक होती है, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आर दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और नॉट। तो जो जाइगोमाइसिटीज है, दिस जाइगोमाइसिटीज इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज इट इज आल्सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बेसिडियोमाइसिटीज है, ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। बट जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इट इज नॉट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसके केस में इसको इसको भाई फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं भाई, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ये जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो मेंडेलियन जेनेटिक्स ये फॉलो कर ही नहीं सकता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया? तो मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, कंडीशन बताता जा रहा हूँ, मेंडेलियन जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है। तो इन टर्म्स के साथ साथ आपको ऐसे क्वेश्चन भी आते रहेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट कंडीशन तो होनी चाहिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, सेकंड वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यूकैरियोटिक एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, अब तक हमने दो कंडीशन पढ़ ली है मेंडेलियन जेनेटिक्स की। भाई एक सेकंड रुकना बस।
हाँ जी। तो दो कंडीशन हमारी क्या क्या है भाई, एक तो है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और दूसरा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसमें इवन नंबर होने चाहिए क्रोमोसोम के, या फिर वो क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर और जीन। ठीक है, देखो जब तक मेंडल ने काम करा था ना, उस टाइम तक मेंडल को पता ही नहीं था कि भाई, उसने ये बोल दिया था कि देयर इज समथिंग, और उस समथिंग को उसको नाम दिया, उसने उसको नाम दिया फैक्टर, ये फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है ये ट्रेट के लिए। बट लेटर उसी फैक्टर को क्या बोला गया, विलियम जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको उनको टर्म दिया जीन। ठीक है, सो दिस टर्म जीन was given by Wilhelm जॉनसन। ठीक है, इन 1909 में, 1909 में ये टर्म दी थी विलियम जॉनसन ने। इससे पहले जब मेंडल काम कर रहा था, मेंडल ने इनको क्या बोला था, मेंडल ने बोला था इसको फैक्टर। ठीक है, बट होता क्या ये फैक्टर या जीन, सो इट इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक फंक्शनल सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीन या फिर फैक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डीएनए है। ठीक है, दिस इज ए डीएनए, उस इस डीएनए में ये केवल इतना पार्ट कोई फंक्शन करता है। फंक्शन का मतलब क्या क्या है कि भाई वो क्या बनाए, वो प्रोटीन बनाए इससे। ठीक है, और प्रोटीन कैसे बने, कैसे डायरेक्ट तो प्रोटीन नहीं बन जाएगी, पहले इससे क्या बनाना पड़ेगा, एमआरएनए। पहले इससे बनेगा एक एमआरएनए, और आरएनए से, फिर इस एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बन जाएगी। तो पहले तो सब लोग यही बोलते थे कि भाई एमआरएनए से प्रोटीन बनाए, जो जो प्रोटीन बनाए, कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाए, उसको क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनती, केवल एमआरएनए भी बनते हैं, जैसे एसआईआरएनए है, रेगुलेटरी आरएनए जो होते हैं। ठीक है, वो कभी भी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते, बट वे एमआरएनए बनते हैं। तो या तो वो एमआरएनए बनाए, ठीक है, या तो वो आरएनए बनाए, या फिर वो प्रोटीन बनाए। तो ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए को, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए जीन या फिर फैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज अलील। नेक्स्ट टर्म इज अलील। अलील क्या होते हैं भाई, देखो देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि इवोल्यूशन में सोचो, पहले के टाइम पे ये कोई एक जीन प्रेजेंट था। ठीक है, दिस इज ए जीन, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला टी, टी जीन। ये हाइट का जीन है, प्लांट की हाइट का जीन, मैंने इसको नाम दिया टी जीन। कुछ टाइम बाद इस जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन होगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, और इसका एक और फॉर्म बन गया, इसका एक फॉर्म और बन गया, उसको हमने नाम दे दिया ऐसे ही टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई भाई, म्यूटेशन हुई बीच में, म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन तो सेम है, पर उनके दो फॉर्म बन गए हैं, एक टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, है तो दोनों हाइट के जीन। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने बात करी हाइट की, प्लांट की हाइट की, अगर मैं बात करूं, इसके लिए कोई जीन है टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल, तो इसकी दो अलील हो सकते हैं, अलील 1 एंड अलील 2। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को तीन जीन मिलकर डिसाइड करते हैं भाई। ठीक है, उसके तीन फॉर्मेशन, तीन उसके अल्टरनेटिव फॉर्म है। वो कौन कौन से, जैसे आई ए, आई बी एंड आई। अगर आई ए और आई ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आई ए और आई होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। आई ए आई बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ऐसा सा आपने पढ़ रखा होगा, इनका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ए बी। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है इनको बोला जाता है अलील। तो
तो अलील को हम काउंट करते हैं ऐसे, जैसे इसमें इसमें यहाँ पे देयर आर 3 अलील्स, ठीक है, एंड देयर आर 2 अलील्स, एंड हाउ दे आर जनरेटेड, ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं भाई यहाँ पे म्यूटेशन के कारण। किससे बनते हैं, इनका कोज होता है एक्चुअल में म्यूटेशन, ठीक है। अब अलील के साथ साथ एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड नॉन अलील, ठीक है। जैसे कि मान लिया मैं एक क्रोमोजोम यहाँ पे बना रहा हूं, मैंने एक क्रोमोजोम बनाया एक सेट, ठीक है, और एक क्रोमोजोम मैंने ये बना लिया एक सेट। अब इस पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है ए, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी, यहाँ पे एम और स्मॉल एम, इस तरीके से हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो ये जीन होंगे, ये दोनों जो सेम लोकस पे प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज अलील, क्योंकि भी एक ही ट्रेट के लिए, एक ही ट्रेट के लिए ये, ऐसे इनको भी क्या बोलेंगे, दे आर अलील। ऐसे इस सेट को भी क्या बोलेंगे, दे आर अलील। बट अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें, इन दोनों जीन्स को, कैपिटल ए और स्मॉल बी, या फिर हम इन दोनों को कंसिडर करें, ठीक है, तो ऐसे दोनों जीन्स को जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो, या फिर सेम क्रोमोजोम पे डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड एज नॉन अलील्स, इनको बोलेंगे नॉन अलील्स। बताओ ये नॉन अलील समझ में आया आप लोगों को, यहां तक बताओ कुछ डाउट है? बच्चों बताओ यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? गुड। उसके बाद भाई आपने अलील में ये भी सुना होगा, वाइल्ड टाइप अलील एंड म्यूटेंट अलील, ये वाइल्ड टाइप अलील और म्यूटेंट अलील क्या होते हैं? देखो, वाइल्ड टाइप अलील उस अलील को बोलते हैं जो पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन बना देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 पीपल है, ठीक है, 10,000 ह्यूमन पॉपुलेशन है यहाँ पे, और इस पॉपुलेशन के अंदर 2 ही अलील प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि भाई देखो, नॉर्मली जो जो कलर होता है आई का वो ब्लैक होता है, ठीक है, और कुछ कुछ रेयर में ब्लू भी हो जाता है, ब्लू ब्राउन ऐसे भी होते हैं, तो पर मैं यहाँ पे 2 चीजें लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक को फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल बी से दिखाता हूँ, ब्लू को मैं स्मॉल बी से दिखाता हूँ, ठीक है। और इस पॉपुलेशन के अंदर 10,000 पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे ये कैपिटल बी अलील बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, और स्मॉल बी किसी किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, एक आधे इंडिविजुअल में, ठीक है। तो डोमिनेंटली कौन प्रेजेंट है, तो जो अलील डोमिनेंटली प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप अलील, ठीक है। द अलील which is present dominantly, या फिर बोले मोस्ट कॉमनली इन पॉपुलेशन is called वाइल्ड टाइप अलील, ठीक है। और जो लेस कॉमन हो, जो लेस कॉमन होगा उसको बोलेंगे हम दिस इज म्यूटेंट अलील। भाई इसका मतलब वाइल्ड टाइप का ये नहीं होता कि वो हमेशा कैपिटल में हो, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं या 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से मैक्सिमम का जो आई का कलर होगा वो विच इज डिसाइडेड बाय दी जीन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 800 पीपल में ये है, और केवल 8,000 पीपल में ये है, केवल 2,000 पीपल में जो है वो बी है, ये बी। तो दिस इज मोर कॉमन, ठीक है, और ये लेस कॉमन है।
तो इसको हम बोलेंगे अब की बात दिस इज वाइल्ड टाइप, और इसको हम बोलेंगे दिस इज म्यूटेंट। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट इस बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि कौन सा मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम वाइल्ड टाइप एलील। ठीक है, बताओ ये समझ में आया बच्चों? मेंडेलियन जेनेटिक्स चलेगी अपनी कल भी। ओके अब ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा कि एक अलील की दो ही फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मैंने हाइट का बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है, देयर कैन बी मोर देन टू फॉर्म ऑफ एलील। ठीक है, तो जिनमें मोर देन टू फॉर्म ऑफ अलील होता है उनको बोला जाता है भाई मल्टीपल अलील। मल्टीपल एलील, जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यहां से आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में इसका एग्जांपल है। तो इसमें तीन फॉर्म है अलील की, कौन कौन सी है? एक है आई ए, सेकेंड इज आई बी, एंड थर्ड इज स्मॉल आई। ये तीन फॉर्म है। ठीक है, अब जो ये अलील है इनके बीच में रिलेशनशिप होती है आपस में। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या होती है देखो तीन तरीके की रिलेशनशिप हो सकते हैं यहाँ पे। रिलेशनशिप बिटवीन अलील्स, इसको मैं और डिटेल में जब पढ़ाऊंगा, जब कोडोमिनेंस वगैरह पढ़ाएंगे, पर एक बार मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता रहा हूं। फर्स्ट इज कंप्लीटली डोमिनेंट, कंप्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, सेकंड इज कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो भाई इनको समझो। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब अलील, दो डिफरेंट अलील एक पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से कोई एक अलील दूसरे अलील का एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को होने ही नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक ये एक ये अलील है आर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन फ्लावर, और एक ये है अलील विच इज रिस्पॉन्सिबल दी व्हाइट कलर इन फ्लावर। ठीक है, जब ये एक सेल के अंदर दोनों अलील प्रेजेंट होंगे इस फॉर्म में आर एंड आर, तो इनसे जो फ्लावर बनेगा दैट विल बी फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है इस कंडीशन में, यहाँ पे ये जो कैपिटल आर, जो ये जी आर जो अलील था, इसने स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को बंद कर दिया कि भाई तू रुक मैं अपना काम करता हूं, उसको दबा दिया। तो कंप्लीटली क्या है, डोमिनेटेड है स्मॉल आर के ऊपर। तो इस टाइप की जब रिलेशनशिप हो उसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट के बाद पहले इनकम्प्लीट देखते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होगा, हम सेम कंडीशन लेते हैं, आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड फ्लावर एंड स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट फ्लावर। अब डोमिनेंस इनकम्प्लीट है, मतलब आर भी अपना प्रोडक्ट बनाएगा, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी, दोनों अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और वो दोनों दोनों कलर बन के क्या हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे। जैसे कि देखो जब ये किसी एक ऑर्गेनिज्म में ये इस तरीके से आएंगे, तो ये तो है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, आर ने अपना कलर बनाया रेड, इसने बनाया व्हाइट, तो दोनों मिक्स होके क्या बन जाएंगे कि इनसे एक नया ही फ्लावर बन गया जिसका कलर आया पिंक। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो अलील्स हैं यहाँ पे दे आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, वो एक दूसरे पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहे। ठीक है, वो दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो क्या होगा उससे ब्लेंड हो गया, उससे पिंक कलर आ गया। कोडोमिनेंस जब होता है जब दोनों अपना बिल्कुल सेपरेट प्रोडक्ट बनाए और वो वैसे की वैसे फॉर्म में रहे, वो ब्लेंड भी ना हो। ठीक है, मतलब कि बोथ हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन, बोथ both alleles have equal contribution,
ठीक है। तो बोथ अलील, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल देखा था ये एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल किसी अगर इंसान का जीनोटाइप कैपिटल ए आई कैपिटल बी है, अब इस कंडीशन में इसका ना तो ए ब्लड ग्रुप होगा ना बी होगा, ना ही ए और बी मिलके कोई तीसरा ब्लड ग्रुप बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप ए बी दोनों होंगे ब्लड ग्रुप इसमें, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप होगा इसका। बट ब्लड ब्लड ग्रुप में कंप्लीट डोमिनेंस भी होती है इस कंडीशन में, आई ए एंड आई में। इस कंडीशन में जो आई ए है उसका कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाएगा इस सेकंड स्मॉल आई के ऊपर, और जो यहाँ पे बनेगा वो ए होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, दिस इज एन एग्जांपल सॉरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। बताओ बच्चों ये समझ में आया? ओके okay. अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एक कंप्लीट डोमिनेंस ये भी समझ में आ गया है, अभी अभी हम केवल टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इनके एग्जांपल से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कोडोमिनेंस का एग्जांपल पूछ लेंगे, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस का तो कभी नहीं आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल पूछ लेंगे। या फिर जैसे एक जो हमारा मेन क्वेश्चन इसमें बनाया वो बनाया कि भाई ये मेंडेलियन जेनेटिक्स कहाँ पे फॉलो होती है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, वहां फॉलो होगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं अभी आपके बीच में से, इसमें से। चलो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि जीनोटाइप कैसे डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ अलील, ठीक है। जीनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ एलील। भाई मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई कोई ये ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है, तो देयर आर टू अलील, ये याद रखना। कौन कौन से अलील है यहाँ पे, एक कैपिटल टी अलील है और एक स्मॉल टी अलील है, ये आपको याद होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अलील्स प्रेजेंट, ठीक है। तो जीनोटाइप कैसे डिसाइड होगी, जीनोटाइप का मतलब होता है कंबाइंड क्या है वो, ठीक है। तो देखो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है जीनोटाइप। फर्स्ट एक तो डिपेंड करती है कि भाई नंबर ऑफ अलील, नंबर ऑफ एलील प्रेजेंट, और दूसरा ये डिपेंड करती है भाई प्लोइडी, प्लोइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो अभी समझाते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोजोम है, ठीक है। ये क्रोमोजोम नंबर 1, ये क्रोमोजोम नंबर 2, ठीक है। दिस सेल इज मोनोप्लॉइड, दिस सेल इज मोनोप्लॉइड। और इसके अंदर जो एलील प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई ए एलील प्रेजेंट है, ठीक है। बोथ आर ऑफ दी नो दे बोथ दीज आर दी नोन एलील, ये नोन अलील है भाई दोनों, क्योंकि एक अलग अलग ट्रेट को डिफाइन कर रहे हैं। पर ये सेल क्या मोनोप्लॉइड है, इसमें केवल एक ही सेट प्रेजेंट है, तो इसमें अलील क्या होंगे, टी होगा। चलो ये मैं डिफरेंट लोकस पे बना देता हूँ, ए को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है यहाँ पे ए दूसरी साइड में, ठीक है। अब एक सेल लेते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। मैंने एक डिप्लॉइड सेल ली इस तरीके से, डिप्लॉइड सेल में एक ये, ठीक है। अब डिप्लॉइड कंडीशन में भी क्या होगा भाई, फॉर एग्जांपल दो यहाँ पे भी दो अलील है, ठीक है। देयर आर टू अलील एंड दीज टू अलील आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, ठीक है। तो दो अलील देखो कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो ये ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं कि दोनों जगह कैपिटल टी आए, या फिर हो सकता है एक जगह कैपिटल टी आए और एक जगह स्मॉल टी आए। इसमें मोनोप्लॉइड में भी या तो कैपिटल टी आएगा या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, ठीक है। या फिर दोनों में स्मॉल टी आए। अगर ये ट्रिप्लॉइड हुआ तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में देखो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में ये एक सेट प्रेजेंट है। अब देखो
या तो यहाँ पे टी 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 आ सकता है, मतलब टी टी टी, या फिर यहाँ पे आ सकता हो कि पहला टी आ जाए, दूसरा दूसरे दो ये क्रोमोजोम आ जाए। तीसरा जीनोटाइप ये पॉसिबल है कि या तो पहला और आखिरी आ जाए, ऐसे हो जाए, या फिर ऐसा प्रेजेंट ऐसा भी हो सकता है, तो एटसेट्रा इस तरीके से। सो अगर देखो इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में यहाँ पे भी टू अलील प्रेजेंट है, एक एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, बट ड्यू टू प्लोइडी इनका इनका जो जीनोटाइप है वो चेंज हो गया है कि नहीं। तो इसका मतलब जो हमारी जीनोटाइप होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट इज द प्लोइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ अलील प्रेजेंट। बट इसमें भी सेम वही कंडीशन मैं बता रहा हूं कि अगर कुछ नहीं दिया गया तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि भाई क्या होगा, उसकी प्लोइडी वह क्या होगा, उसकी डिप्लॉइडी डिप्लॉइड होगी, और जो नंबर होगा वो टू नंबर ऑफ अलील है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत बार ऐसे आ जाते हैं कि भाई इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप इनमें से क्या क्या होगा अगर इसके ये एलील है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एलील है, तो उसमें जीनोटाइप बताओ उसकी क्या होगी, जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे प्लोइडी अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको टू एन मान के चलो, डिप्लॉइड मान के चलो। ठीक है, तो देखो अगर मोनोप्लॉइड होता तो या तो ये ए होता, या फिर इसमें जीनोटाइप स्मॉल ए होता। अगर वो डिप्लॉइड होगा तो या तो वो ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। अगर वो पोलिप्लॉइड होगा, मतलब और भी ज्यादा हो, जैसे ट्रिप्लॉइड का एग्जांपल है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो या तो वो ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, मतलब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर जीनोटाइप आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, अगर आपको ऐसे जीनोटाइप निकालना है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जीनोटाइप निकालने का, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसमें टू अलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कितने होंगे उसके जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो ये हो जाएगा टू, यहाँ पे जो एन है इट इज नंबर ऑफ अलील, तो हो जाएगा टू, टू प्लस वन बाय टू, ये हो जाएगा सिक्स बाय टू इज इक्वल टू थ्री। देखो एग्जाम्पल भी देखो, जैसे नंबर ऑफ अलील टू थे, ये ए थे, तो इसमें तीन तीन ही कंडीशन बन रही थी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप मेरे को फटाफट एक बार करके बताओ कि अगर नंबर ऑफ एलील आर थ्री एंड ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, तो उसमें नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालो, आप सोल्व करो। सिक्स, देखो भाई मैंने जीनोटाइप का फॉर्मूला बताया था टू, सॉरी मैंने फॉर्मूला बताया था एन एन प्लस वन बाय टू, तो ये हो जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू सिक्स। वेरी गुड, सही आंसर। ठीक है, उसके बाद दो छोटी छोटी टर्म और है वो बता देता हूँ, फिर कल से मेंडल मेंडल के लो करवा दूंगा ये दोनों। ठीक है, तो देखो इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन। ये क्या होता है भाई टर्म, दो टर्म हो रहा है भाई इसके भी,
ये देखो तो लिंक्ड जीन क्या होते हैं भाई? लिंक्ड जीन वो जीन होते हैं जो क्रोमोजोम पे बिल्कुल पास पास हो। जैसे एक ये जीन है और एक ये जीन है, ये ए जीन है फॉर एग्जांपल, ये टी जीन है, तो हम बोलेंगे दीज जीन्स आर लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स। ठीक है। अनलिंक्ड जीन्स वे जीन्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक और ये क्रोमोजोम बनाया और यहाँ पे ये मैंने एक और क्रोमोजोम एक और बना दिया, फॉर एग्जांपल एक्स जीन, तो हम इनको और इनको बोलेंगे दीज आर अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स। तो या तो वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो जब उनको अनलिंक्ड बोलेंगे, या फिर सेम क्रोमोजोम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाई जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक जेड जीन प्रेजेंट है, तो ये भी जो फार अपार्ट प्रेजेंट, जो सेम क्रोमोजोम पे भी जो दूर दूर प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे दीज आर अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड जीन्स। एक ही टर्म है। और उसके बाद एक छोटी सी टर्म और है, वो और देख लो, दैट इज करेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर, ऋषिका आपका नहीं हुआ गया? ऋषिका है नहीं, चले गए ऋषिका, कोई नहीं। करेक्टर और ट्रेट, ठीक है। तो करेक्टर भाई दो तरीके के होते हैं। करेक्टर वो होता है भाई जो जीन का जो प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर करेक्टर जिसको हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेट या फिर करेक्टर। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इधर दे आर क्वालिटेटिव, ठीक है, और दे आर क्वांटिटेटिव। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्वालिटेटिव का मतलब यहां पे ये है कि उनमें क्लियर कट बाउंड्री होगी, क्लियर कट बाउंड्री, मतलब आप उनको बिल्कुल क्लियर क्लियर अलग अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे तीन कलर बनाऊं, फ्लावर के तीन कलर, एक का रेड है, एक का ऑरेंज है, एक का ये ग्रीन है, एक का ये क्या है, ग्रीन, और एक का ये है ब्लू। सो दीज काइंड ऑफ, जो अगर कलर की अलग अलग कैटेगरी हो, बिल्कुल अलग, या किसी भी करेक्टर की अलग अलग कैटेगरी हो, दीज आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव करेक्टर। ठीक है। सो इनमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इनमें वेरिएशन बिल्कुल अलग अलग होती है ऐसे। ठीक है। दूसरा जो क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं, दे हैव कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कलर इस तरीके से बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल की एक ये कलर है, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जाम्पल जो दूसरा कलर है वो ये इस तरीके का कलर है, तो देखो दोनों में ओवरलैपिंग सा है, आपको लग रहा है कि भाई दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो अगर ऐसे रेंज इनकी ओवरलैप करे तो इनको बोलेंगे दे आर क्वालिटेटिव करेक्टर एंड दे हैव कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, इनमें वेरिएशन कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि ह्यूमन की हाइट है, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट में कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं हुआ कि या तो 5 फीट के बच्चे होंगे या फिर 6 फीट के बच्चे होंगे, या 6 फीट के ह्यूमन होंगे या फिर 5 फीट के ह्यूमन होंगे। उनमें वेरिएशन मिलेगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलेगा। एक 5 फीट, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच और 6 फीट ऐसे। ठीक है। बट कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे कि आई का कलर का केस, आई के कलर का है। ठीक है। आई कलर में क्या होता है, या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ब्लू होगा, बिल्कुल ऐसे आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो, तो ऐसे को बोलते हैं क्वालिटेटिव। और जो जिनमें मिक्स होता है ऐसे, जैसे कि स्किन कलर है ह्यूमन का स्किन कलर कभी ऐसा नहीं होता, या तो बिल्कुल गोरा या फिर बिल्कुल काला। ठीक है। उसमें भी वेरिएशन होते हैं, गेहूं भी होता है। ठीक है। ऐसे उनमें भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं। तो इस इन जो जिनमें ऐसे वेरिएशन होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो यहां तक भाई मैंने आज टर्म कंप्लीट करवा दिए हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब जो आगे नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें करवाएंगे आपका मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों लॉ पढ़ाएंगे और उसके बारे में आगे करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक और किसी क्लास का टाइम है क्या अभी? विमलदीप समझ में आया? बेटा समझ में आया? ओके चलो बेटा, कल मिलते हैं फिर क्लास में। कल सुबह में क्लास लूंगा क्योंकि मेरे को दिन में कहीं जाना है कल। ओके, गुड बाय।